बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एंथैल्पीज ऑफ फेज ट्रांजिशन। लेक्चर नंबर हमारा 6 है। फेज ट्रांजिशन की जब आप बात करें तो आपके पास आता है कि भाई हमारे पास एक सॉलिड सब्सटेंस है, हम उस सॉलिड को लिक्विड में बदल देते हैं और उस सॉलिड को हम लिक्विड में बदलते हैं, फिर उस लिक्विड को हम गैस में बदलते हैं। सॉलिड जो है वो जब लिक्विड में बदलता है तो वो मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर बदलता है, लिक्विड जब गैस में बदलता है तो वो बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर बदलता है। सॉलिड का लिक्विड में बदलना द प्रोसेस इज नोन एज फ्यूजन। लिक्विड का गैस में बदलना द प्रोसेस इज नोन एज वेपराइजेशन। उस प्रोसेस को हम कहते हैं वेपराइजेशन। कई बार ऐसा भी करते हैं हम कि हम जो सॉलिड होता है उस सॉलिड को डायरेक्टली हम गैस में बदल देते हैं। सॉलिड जो है वो डायरेक्टली गैस में बदल जाता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो सॉलिड होता है वो डायरेक्टली गैस में बदल जाता है। प्रोसेस को हम नाम देते हैं सब्लिमेशन। प्रोसेस कहते हैं सब्लिमेशन। तो यहाँ से फेज चेंज हो रही है, आपकी सॉलिड लिक्विड में बदल रहा है, लिक्विड गैस में बदल रही है, फेज चेंज हो रही है। तो ये जो फेज ट्रांजिशन है इसकी एंथैल्पीज़ की बात करते हैं। तो पहली एंथैल्पी हमारे पास आती है, फर्स्ट हमारे पास आती है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की जब आप बात करें तो हम एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहते हैं इट इज़ डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ heat change when one mole of a solid is converted into liquid at its melting point। हम एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन को कहते हैं कि इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट चेंज है कब? जब 1 मोल सॉलिड कन्वर्ट होता है किसके अंदर? लिक्विड के अंदर। किसके ऊपर? एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर। दूसरा हमारे पास आता है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। जब आप एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन की बात करते हो तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन को आप कहते हो इट इज़ डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट चेंज when one mole of a liquid is converted into gas at its boiling point। It is defined as amount of heat change when 1 mole of solid liquid is converted into gas at its boiling point। थर्ड हमारे पास आता है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। जब आप एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन की बात करते हो तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन में आप कहते हो इट इज़ डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट चेंज when 1 mole of a solid is converted into gases। अब टेम्परेचर क्या हो, यदि मेल्टिंग पॉइंट अचीव हो गया ना, मेल्टिंग पॉइंट आ गया तो वो तो मेल्ट हो जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। तो यदि कोई सॉलिड लिक्विड में डायरेक्टली गैस में बदलता है तो इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू गैसेज बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट।
मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर के ऊपर। तो बच्चों ये हमारे पास दो एंथैल्पी हमने कल पढ़ी थी। एक एंथैल्पी पढ़ी थी हमने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एक एंथैल्पी पढ़ी थी एंथैल्पी ऑफ कंबशन, और ये तीन हमने फेज ट्रांजिशन एंथैल्पी पढ़ी है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। अब और भी है एंथैल्पी, वो भी पढ़ाएंगे। अब हमारे पास एक ला आती है जिसको हम कहते हैं हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, कांस्टेंट हीट समेशन, हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, बहुत मजबूत लॉ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है और बहुत आसान लॉ है, हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। जब आप इस लॉ की बात करते हो, हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन की बात करते हो, तो बच्चों बहुत सी थर्मोकेमिकल इक्वेशंस को पढ़ने के बाद ये लॉ निकल के आई। ये लॉ क्या कहती है? ये लॉ कहती है कि यदि मान लो आपके पास कार्बन है और आपने उस कार्बन का कंबशन किया, ऑक्सीजन के साथ हीट किया, तो आपके पास CO2 बना, CO2 बना। इस प्रोसेस में जो आपके पास एंथैल्पी चेंज आई वो डेल्टा H आई। अब कहता है यदि इस प्रोसेस को आप दो स्टेप्स में कैरी करते हो, आप इस C का रिएक्शन हाफ O2 से करते हो, हाफ O2 से करते हो तो ये CO बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। इस प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज है वो डेल्टा H1 है, डेल्टा H1 है। फिर इस CO का रिएक्शन हाफ O2 से करते हो तो इसके अंदर जो एंथैल्पी चेंज है फिर ये CO2 बनता है। इसमें जो एंथैल्पी चेंज है वो डेल्टा H2 है। तो हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन कहती है कि ये प्रोसेस एक स्टेप में हुआ, इस केस में एक स्टेप में हुआ, ये प्रोसेस एक स्टेप में हुआ, इस केस में एक ही स्टेप में ये प्रोसेस हो गया। और इस वाले केस में ये प्रोसेस दो स्टेप्स में हुआ, एक स्टेप यहाँ से यहाँ तक का और दूसरा स्टेप यहाँ से लेकर यहाँ तक का, दो स्टेप्स। तो अब कहता है हेसिस लॉ कि कोई भी प्रोसेस यदि सिंगल स्टेप में हो चाहे वो मल्टीपल स्टेप में हो, उस प्रोसेस में होने वाली एंथैल्पी चेंज क्या रहती है? सेम रहती है। तो डेल्टा H, हेसिस लॉ कहता है डेल्टा H निश्चित रूप से बराबर होगा किसके? डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 के, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 के। यदि मुझसे कोई कहे कि स्टेटमेंट बताओ सर, तो स्टेटमेंट लिखें इसकी, हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन की स्टेटमेंट लिखें। तो हेसिस लॉ की स्टेटमेंट यदि हम लिखते हैं, हेसिस लॉ इसकी यदि स्टेटमेंट लिखें तो स्टेटमेंट आती है एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज ऑफ ए प्रोसेस remains same, enthalpy change of a process remains same whether the process is carried out in single step or multiple steps। एंथैल्पी चेंज किसी भी प्रोसेस की सेम रहेगी यदि उस प्रोसेस को आपने सिंगल स्टेप में कैरी किया है या फिर उसको आपने मल्टीपल स्टेप में कैरी आउट किया है। एप्लीकेशन पूछता है कि एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। एप्लीकेशंस ऑफ हेसिस लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ हेसिस लॉ, हेसिस लॉ के एप्लीकेशंस ऑफ हेसिस लॉ। सबसे मजबूत एप्लीकेशन जो निकल के आई उसने हेसिस लॉ ने बताया कि एक केमिकल इक्वेशन कैन बी ट्रीटेड just like an algebraic reaction। किसी भी केमिकल रिएक्शन को एक एल्जेब्रिक रिएक्शन की तरह से ट्रीट कर सकते हो। एल्जेब्रिक रिएक्शन दैट इज इट कैन बी एडिड, मल्टीप्लाइड, subtracted,
सब्ट्रैक्टेड एटसेट्रा। किसी भी केमिकल इक्वेशन को आप एक अलजेब्रिक इक्वेशन की तरह ट्रीट कर सकते हो, उसको ऐड कर सकते हो, उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। किसी भी केमिकल इक्वेशन को आप ट्रीट कर सकते हो जस्ट लाइक एन अलजेब्रिक इक्वेशन। एप्लीकेशंस क्या हैं इसकी, कोई पूछे हमसे कि इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, तो एप्लीकेशंस की बात करें हमसे पूछे कोई, तो एप्लीकेशंस में सबसे पहले एप्लीकेशन तो यही आ गई कि अलजेब्रिक इक्वेशन की तरह से, तो हम यहाँ से एंथैल्पी निकाल सकते हैं किसी भी इक्वेशन की, हम यहाँ से एंथैल्पी निकाल पाएंगे। ऐसी लॉ से हम किसी भी इक्वेशन की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकाल पाएंगे। कोई भी किसी भी रिएक्शन की हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकाल पाएंगे, किसी की भी एंथैल्पी ऑफ कम्बशन निकाल पाएंगे। क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चंस करें यदि हम इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं यदि क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है आपको कि कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ कम्बशन, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ combustion, calculate the enthalpy of combustion of glucose from given data, given data से। अब क्या क्या है गिवन डाटा, तो फर्स्ट डाटा है कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कार्बन की ग्रेफाइट ही, इसको ऑक्सीडेशन कर दिया O2 के साथ गैस की फॉर्म में, O2 गैस CO2 बनी, CO2 गैस बनी, और इस प्रोसेस के लिए जो डेल्टा H है वो आपके पास है -395 किलोजूल, 395 किलोजूल। सेकेंड स्टेप में आपको कहता है, सेकेंड प्रोसेस में H2 गैस थी, हाफ O2 के साथ रिएक्शन किया, हाफ O2 के साथ आपने रिएक्शन किया इसका, तो ये H2O बना, लिक्विड बना, ये भी गैस थी, H2O लिक्विड बना। इस प्रोसेस के लिए जो डेल्टा H है वो आपके पास है -269.4 किलोजूल। और थर्ड आपको क्या रखा है, थर्ड कि 6 कार्बन थी ग्रेफाइट की फॉर्म में, प्लस 6H2 गैस प्लस 3O2 गैस, इससे आपसे के पास बना ग्लूकोज C6H12O6, ये आपके पास ग्लूकोज बना सॉलिड। इस स्टेप के लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा H जो थी वो थी -1169.8 किलो। ये डाटा गिवन है बच्चों। एक क्वेश्चन समझने मात्र से ना बात बन सकती है आपकी, एक क्वेश्चन भी आपने बहुत अच्छे समझ लिया तो आपकी बात बन जाएगी। करते हैं, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कम्बशन, एंथैल्पी ऑफ कम्बशन आपको निकालनी है, एंथैल्पी ऑफ कम्बशन आपको निकालनी है। यदि एंथैल्पी ऑफ कम्बशन आपको निकालनी है तो मैं सोल्व करूँ, इस क्वेश्चन सोल्व करूँ, जो भी निकालनी है उसके लिए रिएक्शन लिख लो ग्लूकोज के लिए। तो हमारा जो एम है वो लिख लो, एम हमारा है ग्लूकोज की, ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है C6H12O6, सॉलिड है, कंबसन करना है यानी ऑक्सीजन के साथ जलाया जाए इसको। मैंने बताया था एंथैल्पी, जब भी वर्ड एंथैल्पी आ गया 1 मोल होगा, तो ग्लूकोज के एंथैल्पी कम्बस्ट निकालना है तो ये फिक्स कर दो, ये 1 मोल लिखना है। अब कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन उसको जलाओगे तो CO2 बनेगी, उससे आपके पास CO2 बनेगी, H2O बनेगा, CO2 बनेगी प्लस H2O बनेगा, CO2 प्लस H2O, और जो डेल्टा H आएगी, हीट चेंज आएगी, जो एंथैल्पी आएगी वो डेल्टा H आएगी, वो H बैलेंस कर लो। कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, 2 पहले से था 6, ऑक्सीजन देखो 6 × 2 12 और 6 18, यहाँ पर ऑक्सीजन 6 है तो ये 6 और कर दिया 6 और, तो 6 12 और 6 18, 12 और 6 18 होगी बैलेंस। अब हमारा एम है कि हमें इन तीनों इक्वेशंस को, जो ये गिवन इक्वेशंस है, इन तीनों इक्वेशंस को, क्योंकि एसिड लॉ ने बता दिया एप्लीकेशन आ गई एसिड लॉ की, तो हमें इन तीनों इक्वेशंस को कुछ इस तरह से जोड़ना, घटाना, भाग करना, गुणा करना है कि हमें ये मिल जाए। तो सबसे पहली बात
हम मेन जो प्रोडक्ट है उसको देखें। हमने देखा C6H12O6 कहाँ पर है, C6H12O6 थर्ड इक्वेशन में है और प्रोडक्ट साइड में है, और हमें ये चाहिए रिएक्टेंट साइड में। तो थर्ड तो माइनस होगी, माइनस, क्योंकि ये रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड की चीज़ रिएक्टेंट में केवल जब आ सकती है तो उसका माइनस साइड है, थर्ड तो माइनस होगी। ऑक्सीजन वगैरह को देखो मत, आप देखो CO2 को, CO2 कहाँ पर है, CO2 है फर्स्ट में। कितनी CO2 है, 6 है यहाँ पर, फर्स्ट में कितनी है, 1। तो इक्वेशन 1 को आप 6 से मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन 1 इसको आप मल्टीप्लाई करो 6 से। फिर देखो वाटर कहाँ पर है, H2O सेकेंड में है, सेकेंड में कितना है, 1 है, यहाँ कितना चाहिए, 6 चाहिए। तो ये दोनों साइड प्रोडक्ट में ही है, इसमें प्रोडक्ट में ही है, प्रोडक्ट साइड में चाहिए, तो इसको 6 से प्लस इक्वेशन सेकेंड उसको मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, और थर्ड को आप करो माइनस, थर्ड को आप करो माइनस। चलो देखते हैं एक बार आता है या नहीं आता है, ये बात देख लें। अब हमने करने लगे, इक्वेशन 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 6 कार्बन प्लस 6 O2 गिव्स 6 CO2। दूसरी को भी ऐड करना है, 6 से मल्टीप्लाई करके प्लस 6H2 प्लस 6 से किया तो 3O2 और प्लस 6H2 इसको माइनस थर्ड माइनस 6C माइनस 6H2 माइनस 3O2 और माइनस इधर C6H12O6, ये कर दिया। पहले इक्वेशन को देख लें, 6C से 6C कैंसिल, 6O2 से 3O2 से 3O2 कैंसिल, 6H2 से 6H2 कैंसिल, ये आपके पास आ गई। अब जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये डाटा भी मल्टीप्लाई होंगी सारी, ये डाटा मल्टीप्लाई, डेल्टा H इस रिएक्शन की कितनी आई, अब ये रिएक्शन क्या है, डेल्टा H कितनी आई इसकी, डेल्टा H आपके पास आई, पहली इक्वेशन थी उसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 इंटू माइनस 395 प्लस 6 इंटू दूसरी को किया 6 इंटू माइनस 269.4 और फिर थर्ड को माइनस किया तो माइनस 1169.8, ये आपके पास डेल्टा H आएगी। अब इस इक्वेशन को देखा तो इसमें बचा क्या क्या आपके पास, इसमें बचा क्या है, इसमें बचा है आपके पास इधर क्या बचा आपके पास इस इक्वेशन में, कार्बन गई कार्बन, एम क्या था आपके पास, ये था कार्बन गई, यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ 6O2 बचा, इधर ये नेगेटिव में है 6H12, इसको इधर ले आया तो ये आपके पास क्या बचा, C6H12O6 प्लस ये 6O2 बचा, इधर 6O2 गिव्स 6CO2 प्लस 6H2 और डेल्टा H की जो ये वैल्यू सोल्व करने के बाद आएगी, ये आपके पास एंथैल्पी आ गई, ये आपके पास एंथैल्पी आ गई। क्लियर है सभी को। चलो एक क्वेश्चन मैं और करवाता हूँ इसके ऊपर बेस्ड, आपको इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन मैं और करवा देता हूँ, ऐसी लॉ के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन मैं और करवा देता हूँ यहीं से। अगला क्वेश्चन जब आप करते हो तो आपके पास आता है, क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करोगे आप क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन दे रखा है आपको, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ KCl, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ KCl, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ KCl, फॉर्मेशन ऑफ KCl फ्रॉम द गिवन डाटा, जो डाटा दे रखी है उससे। फर्स्ट पार्ट में आपको दे रखा है KOH aqueous प्लस HCl aqueous will forms KCl aqueous प्लस H2O लिक्विड और डेल्टा H दे रखी है -57.3 किलोजूल। सेकंड दे रखी है आपको, सेकंड जो डाटा दे रखी है वो दे रखी है H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस
H2O लिक्विड डेल्टा एच दे रखी है -286.2 किलोजूल, -286.2 किलोजूल। थर्ड आपको डाटा दे रखी है हाफ H2 गैस प्लस हाफ Cl2 गैस प्लस गिव्स HCl aqueous डेल्टा एच दे रखी है -164.4 किलोजूल। और फोर्थ आपको दे रखा है फोर्थ इक्वेशन के सॉलिड प्लस हाफ O2 गैस प्लस हाफ H2 गैस गिव्स KOH aqueous। डेल्टा एच दे रखी है -487.4 किलोजूल। फिफ्थ आपको दे रखा है KCl सॉलिड प्लस aqueous गिव्स KCl aqueous। डेल्टा एच दे रखी है प्लस 18.4 किलोजूल। aqueous और भी कई जगह दे रखा है aqueous चीज़ आप कई जगह और भी दे रखी है। थर्ड में भी दे रखी है प्लस aqueous जो कि aqueous HCl बना है, और फोर्थ में भी दे रखी है प्लस aqueous। अब बच्चों देखो, ये ऐसे लगा, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन दे दिया इसने। अब ये कह रखी है सर सोल्व करें, हमें चाहिए क्या, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ KCl चाहिए। KCl तो एम लिख लो, एम हमेशा अपने आप लिखा जाता है, तो एम लिखा, और KCl चाहिए हमें, KCl aqueous ही चाहिए, तो KCl हमें सॉलिड चाहिए, सॉलिड KCl चाहिए, तो KCl सॉलिड बनाना है। अब KCl सॉलिड स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, तो एक तो पोटेशियम चाहिएगी सॉलिड, और एक क्लोरीन चाहिएगी, तो क्लोरीन की स्टैंडर्ड स्टेट Cl2 है, क्लोरीन की जो स्टैंडर्ड स्टेट है वो Cl2 है। अब Cl2 की स्टैंडर्ड स्टेट Cl2 है, तो हाफ Cl2 चाहिए, हाफ Cl2 गैस। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई, एम हो गया, ये हमारा एम हो गया। और इसकी जो डेल्टा एच आएगी वो डेल्टा एच हमें निकालनी है, वो डेल्टा एच हमें जो है वो निकालनी है। तो हमें सबसे पहले KCl सॉलिड चाहिए, K सॉलिड से प्लस हाफ Cl2 से मिले। K सॉलिड कहाँ पर है, ये रहा। तो इक्वेशन फोर्थ, भाई बोलो भाई, फोर्थ इक्वेशन, Cl2 चाहिए, Cl2 ये रहा, फोर्थ प्लस हेलो, हाँ जी नमस्कार, हाँ दिखा लो भाई फिर एक बार, अगर दिखा लो ना एक बार, डॉक्टर साहब से बता देंगे, डॉक्टर साहब से बात कर लो एक बार ना, वो डॉक्टर साहब नहीं है यहाँ, ऊपर है फिलहाल, मेरे पास नीचे कौन है। 10 मिनट बाद। ये आपके पास इक्वेशन नंबर फोर्थ इक्वेशन थी, प्लस ये K सॉलिड प्लस Cl2 कहाँ से मिला, थर्ड से, तो प्लस इक्वेशन थर्ड, दोनों को जोड़ा हमने, इक्वेशन फोर्थ और थर्ड को। तो क्या क्या है हमारे पास, K सॉलिड प्लस हाफ O2 गैस प्लस हाफ H2 गैस प्लस हाफ Cl2 गैस विल गिव्स, ये क्या बना इसमें, इसे होना KOH
aqueous प्लस HCl aqueous, और डेल्टा H जो है वो आपके पास -487.4 प्लस -164.4। ये अब देखो यहाँ पर हमें ज़रूरत थी किसकी, के सॉलिड की, हाफ Cl2 की ज़रूरत थी, हाफ Cl2 की ज़रूरत थी। बाकी ये सारी चीज़ें फालतू आ गई, O2 H2 KOH HCl। अब KOH जो है, एक्वस KOH जो है वो फालतू है। एक्वस KOH को हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो ये एक्वस KOH कैसे हटे, हम इस एक्वस KOH देखो कहाँ पर है, एक्वस KOH यहाँ पर है, तो माइनस करें ये हम ये प्रोडक्ट साइड में है, ये प्रोडक्ट साइड में है, तो इसको हम रिएक्टेंट साइड ले जाएं, रिएक्टेंट साइड ले जाएं, तो प्लस कर दिया हमने इसमें प्लस। अब इसके बाद क्या किया, 4 + 3 प्लस, फिर हमने इक्वेशन 1 को प्लस किया, इक्वेशन 1 प्लस कर दिया, प्लस की तो क्या आया, प्लस KOH प्लस एक्वस है KOH प्लस HCl एक्वस है, इधर क्या हो गया प्लस KCl एक्वस प्लस H2O लिक्विड, और डेल्टा H में प्लस, ये डेल्टा H में क्या हो गया प्लस -57.3 प्लस -57.3, बोलो भाई यही हुआ 57.3। अब देखो जो इनको सुलझा लो एक बार, इसको KOH से तो KOH कैंसिल हो गया, HCl से HCl कैंसिल हो गया, क्या क्या बचा आपके पास, आपके पास क्या बचा, K सॉलिड प्लस हाफ O2 गैस प्लस हाफ H2 गैस प्लस हाफ Cl2 गैस गिव्स KOH तो कैंसिल हो गया, KCl एक्वस प्लस H2O लिक्विड, और भाई डेल्टा H की ये वैल्यू है, इसको हम इकट्ठी लिख लेंगे बाद में, कोई बात नहीं, KCl लिक्विड। अब देखो हमें तो KCl सॉलिड चाहिए था, KCl सॉलिड चाहिए और प्रोडक्ट साइड में चाहिए, तो KCl सॉलिड प्रोडक्ट साइड में कब आए भैया आपके पास, KCl सॉलिड आपके पास प्रोडक्ट साइड में कब आए, जब आपके पास ये प्रोडक्ट साइड में आए तो माइनस कर दिया इसमें से, माइनस इक्वेशन 5 को माइनस कर दिया माइनस KCl सॉलिड, और ये इधर क्या हो गया माइनस KCl, बताओ भाई माइनस KCl, और डेल्टा H जो थी इसी के अंदर, डेल्टा H जो बनी, डेल्टा H वो डेल्टा H इसमें प्लस में थी, तो ये माइनस और होगी, जो भी पीछे की x वैल्यू आएगी x -18.4 प्लस थी तो माइनस होगी माइनस। अब ये एक्वस ये है, ये होगी कैंसिल, ये कैंसिल होगी। अब यदि ये कैंसिल होगी तो अब हमारे पास हमें क्या क्या चाहिए था, हमें चाहिए था K सॉलिड Cl2 गैस, ये फालतू है, ये दोनों फालतू हैं, और H2O फालतू है, H2O लिक्विड, ये देखो H2O लिक्विड, ये यहाँ मिल रहा है भाई इसमें, तो माइनस कर दी, माइनस इक्वेशन सेकंड और कर दिया माइनस सेकंड, तो माइनस H2 गैस माइनस हाफ O2 गैस और माइनस H2O लिक्विड, और ये क्या होगी माइनस किया ना तो माइनस और माइनस प्लस होगी 286.2, ये H2 से H2 कैंसिल, हाफ H2 था, H2 था पूरा, इसके अंदर तो पूरा H2 था, ये O2 से क्या होगी, O2 से O2 कैंसिल होगी, और H2 से ये हाफ H2 था यहाँ पर, चलो देखेंगे इसको, और ये H2O से H2O कैंसिल हो गई, ये आपके पास नेट इक्वेशन आ गई K सॉलिड प्लस हाफ Cl2 गैस, और ये इधर से जाकर उधर क्या बन गया KCl सॉलिड, और डेल्टा H की जो भी ये वैल्यू आएगी ये आपके पास इसका आंसर होगा। देख लेना, इसमें एक हाफ H2 का कहीं पर थोड़े बहुत दिक्कत आ रही है, वो कहीं पर मेरे से छूट गया शायद बीच में, उसको एक बार देख लेना। प्रोसेस तुम्हें समझ में आने चाहिए, स्टेप्स तुम्हें समझ में आना चाहिए कि इक्वेशनों को कुछ जोड़ना है, घटाना है, इस तरह से करना है ताकि नेट इक्वेशन वही आ जाए। ये आपके पास ऐसी ला के एप्लीकेशंस थी, ये इसके क्वेश्चंस थे, पढ़ें इनको, तब तक एक वीडियो और भेजेंगे आपको।